बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं बार एसोसिएशन मेल्सी में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। डायनामिक पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी मोहम्मद बिलाल साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट। आप तहसील सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेल्सी हैं। आप नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब हैं। आज हम सर की प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से खसूसी गुफ्तगू करेंगे, तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह हैं का शुक्र, आपकी दुआएं सर। सर? थैंक यू। जनाब, आपने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? आपका तालीमी सफ़र कैसा रहा? मेरा ताल्लुक मेलसी के एक मशहूर गांव मौज़ा खानपुर से है जी सर। और मैंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो खानपुर से हासिल की। उस वक्त जो हमारा स्कूल था वो मिडिल लेवल तक था। उसके बाद मेलसी, फिर मुल्तान, फिर लाहौर, मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए अब आपके सामने हैं। ठीक। वकील बनने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? आपको खुद शौक़ था या वालिद साहब ने कहा कि आपने वकील बनना है? ये बड़ा एक दिलचस्प मामला है। मेरी जो डिग्री है वो एलएलबी सॉरी एल अपना बीकॉम की है और जी। मैंने हैले कॉलेज लाहौर से बीकॉम किया था। तो उसके बाद मेरा जो इरादा था वो तो बिज़नेस के हवाले से आगे जाने का था। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे वालिद साहब के ख़िलाफ़ कुछ मुकदमात जो हैं यहाँ पे सियासी तौर पर हुए और उन्हें बहुत मतलब एक मुश्किलात का सामना करना पड़ा और जिसमें हम माली तौर पर और बहुत मतलब एक मुश्किल टाइम था हमारे ऊपर। तो वालिद साहब का फिर ये फ़ैसला था कि मतलब मुझे वकील बनाया जाए। तो मैं शुरू में इस मतलब प्रोफ़ेशन में आने के ज़ाती तौर पर कोई इतना मेरी अपनी दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन बहरहाल वालिद साहब का हुक्म था तो उन्होंने फिर मेरे एक दोस्त थे, अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत करे, राव जंगशेर साहब। तो उनका बहुत हाथ है मेरे, क्योंकि वो मुझसे पहले लॉ कर रहे थे। तो उन्होंने भी मुझे इस मतलब प्रोफ़ेशन में लाने के लिए बड़ा मुझे मतलब इस तरफ लेकर आए और फिर आस्ता-आस्ता ये हम एडजस्ट हो गए इसमें। ठीक। माशाल्लाह, आप सीनियर कानूनदान हैं। आप क्या देखते हैं एक अच्छे वकील में क्या खसूसियात होनी चाहिए? सर, हम सीनियर तो अपने आप को नहीं कह सकते, ये एक लर्निंग प्रोसेस है और ताउम्र जो है आप सीखते रहते हैं। बहरहाल हमने अपने असातिज़ा से या अपने सीनियर से जो सीखा है, तो ये प्रोफ़ेशन जो है ये आपके अंदर डिटर्मिनेशन मांगता है। आपके अंदर जो है वो एक कमिटमेंट होनी चाहिए अपने प्रोफ़ेशन के साथ, आप लॉयल हों, रेगुलर हों और उसके बाद जो है अगर आप इस प्रोफ़ेशन में रेगुलर हो के मेहनत करेंगे ना, तो मैं नहीं समझता कि अच्छा वकील बनने से कोई ताकत आपको रोक सकती है। ठीक। एक वकील मुआशरे की इस्लाह के लिए क्या किरदार अदा कर सकता है? ये सर आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये मैं समझता हूँ कि एक वकील का किसी मुआशरे के अंदर बहुत बड़ा और एक कलीदी किरदार होता है। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो पाकिस्तान बनाने वाली जो शख्सियत थी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी एक वकील थे, प्रोफ़ेशनल वकील थे। और उसके बाद आईन पाकिस्तान जो जिस शख्सियत ने हमें दिया 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी एक वकील थे, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब। उसके बाद आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देख लें, बल्कि मैं कहता हूँ कि पूरी दुनिया में आप अगर देख लें तो दुनिया के अंदर जो सियासी रिफ़ॉर्म्स आई हैं, वो सब का ताल्लुक आलमोस्ट जो है वो वकील बिरादरी से है। तो एक वकील का मुआशरे के अंदर इसलिए अहम किरदार है कि वो एक तो कानून के तमाम मामलात को समझता है, फिर उसके बाद वो जो एक आम आदमी के राइट्स हैं, उनको ना सिर्फ प्रोटेक्ट करता है बल्कि उसकी निशानदही भी करता है, जिसके बारे में आम आदमियों को नहीं पता होता। उसके हवाले से पॉजिटिवली अगर देखा जाए तो एक वकील जो है वो बहुत अहम किरदार का हामिल होता है और उसके किरदार की वजह से मुआशरे के अंदर बहुत अच्छी जो है तब्दीलियाँ जो है ना वो आ सकती हैं। ठीक। पाकिस्तान की अदालतों में केस सुस्त रवि का शिकार क्यों हो जाते हैं? इसकी क्या ख़ास वजह है? अ, मैं उसमें कहता हूँ सबसे पहले हमें अपने घर से शुरू करना चाहिए, तो हम भी उसके किसी हद तक ज़िम्मेदार हैं, वकील बिरादरी भी।
उसके अलावा ये एक सेगमेंट है, इसके अलावा जो है बहुत सारे मामलात हैं जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। और आप ये देखें कि हमारे यहाँ अभी तक अंग्रेज़ दौर का 1898 और 1888 के जो कवानीन हैं वो बुनियादी कानून के तौर पर अभी तक हमारे यहाँ लागू हैं। किसी कानून के पुराने होने पे हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें एतराज़ इस बात पे है कि मौजूदा दौर में जो चैलेंजेस का सामना है, मौजूदा दौर में जो मॉडर्न डिवाइसेस आ चुकी हैं, मौजूदा दौर में जो तरक्की हुई है, उसको ये जो कवानीन हैं उसको मुकम्मल तौर पर अहाता करने से कासिर हैं। फिर हमारे यहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम जो पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं वो है ज़मीनों के मामलात। ज़मीनों के मामलात उसमें बुनियादी तौर पर अदालतों का काम इसलिए सुस्त रवि का शिकार है कि हमारे यहाँ जो रिकॉर्ड है ज़मीनों के, वो प्रॉपर तरीके से जो अंग्रेज़ दौर में तैयार किए गए थे, हम उन्हीं मतलब मामलात को लेकर आज तक चल रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर कोई काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से लोगों को अभी तक सालों साल ये केस लड़ने पड़ रहे हैं कि जी मेरा खाता या खेवट नंबर जो है वो मुश्तरका है, वो उससे कुछ लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, फिर कानून का गलत इस्तेमाल होता है, फिर उसको सही करने के लिए बीसियों साल लग जाते हैं। तो ये मेरे ख़्याल में बुनियादी तौर पर उस ढांचे को दुरुस्त करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। ठीक। पाकिस्तान में इंसाफ की फरहमी को बेहतर करने के लिए एज अ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान के जो बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं उनमें अगर देखा जाए तो मैं उसे अगर एक कम्प्रीहेंसिवली उसको हम एक स्टेटमेंट में लेकर आएँ तो कानून की अमलदारी ना होना या कानून की हुक्मरानी ना होना, यही सब मसाइल की जड़ है। ऊपर से लेके नीचे तक आप किसी भी मसले को उठाकर देख लें तो उसमें जो आपको चीज़ पिन पॉइंट आप देखेंगे या मसले की आपको जड़ नज़र आएगी, वो कानून की हुक्मरानी ना होना है। एक आम आदमी से लेके और ऊपर हुक्मरानों तक सभी इसका शिकार हैं। माज़रत के साथ हमारी जो कौम है वो सिर्फ़ उस वक़्त किसी कानून को मानती है जहाँ उसे बहुत भारी जुर्माने का या किसी मतलब किसी का डर होता है, वरना आम तौर पर हम इसे ज़िम्मेदारी नहीं समझते कि लाइन में खड़ा होना हमारे मिजाज में शामिल नहीं है और इशारा की पाबंदी करना हमारे मिजाज में शामिल नहीं है। इवन कि हमारी अपनी सहूलत के लिए या अपनी हिफाजत के लिए जो सीट बेल्ट होती है उसे बांधना हम अपनी शान के ख़िलाफ़ समझते हैं। तो ये छोटे छोटे मसाइल हैं जिस पे हम ख़ुद अमल नहीं करते, तो हम फिर कैसे तवक्को कर सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी जो है वो हो सके। बहुत ज़रूरी है कि कानून की हुक्मरानी हो, हर जगह पर हो, हर बंदे पर लाज़म हो। फिर आप देखिएगा कि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक नहीं होते। ठीक। सर, हमारी ज़िंदगी में रूल ऑफ लॉ की क्या अहमियत है? सर देखें, ये जो कायनात बनी है ना, ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम के तहत बनाई है। निज़ाम अदल है वो वाहिद तरीका जो इस पूरे निज़ाम को एक ख़ास उस महवर के अंदर चला रहा है। ये दिनों का आना, रातों का जाना, ये मौसमों का आना जाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं एक निज़ाम अदल के पाबंद हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि हम अपनी एक जो इंसानी ज़िंदगी है उसमें इंसाफ के बग़ैर, अदल के बग़ैर हम आगे बढ़ सकते हैं? कभी नहीं बढ़ सकते। इसके ऊपर मैं ये कहूँगा कि मौला अली का फरमान है कि आप एक उसकी हुकूमत तो कायम रह सकती है, लेकिन नाइंसाफ़ी की जो हुकूमत जो है वो कायम नहीं रह सकती। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इंसाफ जो है उसका तमाम लोग कोशिश करें कि हम अपने अपने डोमेन में रहते हुए इसकी ना सिर्फ पाबंदी करें, बल्कि अपने जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनसे भी इसकी पाबंदी करवाएं। तो ये कोई मुश्किल नहीं है। जिन कौमों ने इसके ऊपर अमल दरामद किया है वो आज तरक्की याफ्ता हैं, जिन्होंने नहीं किया वो हमारे जैसे हैं। ठीक। सर, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तैनाती का तरीक़ाकार है वो किस तरह होना चाहिए? एज अ कानूनदान आपकी क्या तजवीज़ है? सर देखें, इसमें अगर फ़र्ज़ करें मेरे जैसे बंदे को नामज़द कर दिया जाए तो मैं तो कहूँगा ये बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन इससे हटकर जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर एतराज़ात आज से नहीं, अरसे दराज से लोगों के आ रहे हैं। और ये हम इसलिए एतराज़ नहीं कर रहे कि इसमें मतलब जिन लोगों को नवाजा जाता है या जिनके नाम आते हैं तो उसके ऊपर मामला सिर्फ ये है कि इसको दोबारा से एक इसके ऊपर जो है वो हमें बात करनी चाहिए। अब 2008 से एक जुडिशल कमीशन के नाम से जो है ना एक सिस्टम कायम है।
इससे पहले ये भी नहीं होता था। हुकूमतें वक्त तय करती थी कि किसको हाई कोर्ट का जज लगाना है और किसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाना है, किसको चीफ़ जस्टिस बनाना है, ये उनका इख्तियार था। तो अब थोड़ा-सा उसमें रिफ़ॉर्म्स आई, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। उसमें भी लॉबिंग चलती है माज़रत के साथ। हमारे यहाँ एक सिस्टम ऐसा डेवलप हो गया है कि चैम्बर टू चैम्बर जो है ना प्रैक्टिस आगे जा रही है। तो मतलब जिन लोगों के लिंक्स हैं, जिन लोगों की लॉबीज़ हैं, वो लोगों के लिए आसानियाँ हो जाती हैं। जिनके लॉबिंग नहीं होती, वो काबिल होने के बावजूद वो उस मंज़िल पर नहीं पहुँच पाते। तो होना तो ये चाहिए कि काबिल लोगों को इन बड़े-बड़े जो मनसब हैं, उसके लिए नामज़द किया जाए या उसका एक तरीक़ाकार बनाया जाए। चूँकि हमारे यहाँ 2 तरह की जुडिशरी है। एक हम कहते हैं कि लोअर जुडिशरी जो बाकायदा इम्तिहान देकर आती है। एक है आला जुडिशरी जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शामिल होती है, अदालत उज़्मा। तो उनके जजेस साहबान जो हैं वो आला आइनी ओहदों पर कायम होते हैं, लेकिन उनके लिए कोई इम्तिहान, कोई टेस्ट, कोई ऐसा लाएअमल नहीं बनाया गया जिससे गुज़रने के बाद वो वहाँ तक पहुँचें। तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इख्तियार है जुडिशल कमीशन के पास। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि उनमें भी वो लोग शामिल होते हैं जो फिर किसी न किसी लॉबी का शिकार हो जाते हैं। ठीक। पाकिस्तान की मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से आपका क्या तबसरा है? सर, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जो एक अफरा तफरी और अनसर्टेनिटी की जो फ़िज़ा है, उसका हम सब लोग शिकार हैं। और हम दुआ कर सकते हैं कि पाकिस्तान के इन हालात का जल्द अज़ जल्द ख़ात्मा हो। हम सियासी तौर पर मैच्योर हों और सियासी फ़ैसले करें और अच्छे फ़ैसले करें, मुल्क के लिए करें, आवाम के लिए करें। लेकिन ये कहने को तो बहुत आसान है और सभी ये बात कर लेते हैं, लेकिन तमाम सियासी पार्टीज़ इसकी ना सिर्फ ज़िम्मेदार हैं, बल्कि आज के जो हालात हैं उसमें मैं अपनी बात को थोड़ा-सा आगे बढ़ाऊँगा कि हमारे यहाँ सिर्फ मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है सियासी लोगों को, कि सियासी लोग ही इस तमाम मसाइल का मतलब वजह हैं। लेकिन ये हकीकत नहीं है, ये मुकम्मल सच नहीं है। मुकम्मल सच ये है कि वो तमाम लोग जो हुकूमत पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान हैं 1947 से लेके आज तक, वो तमाम लोग इसके ज़िम्मेदार हैं जिन्होंने अपनी जो ज़िम्मेदारी थी वो सही तरह से पूरी नहीं की। चाहे वो हमारी अफ़वाज पाकिस्तान हो, चाहे वो हमारी जुडिशरी हो, चाहे वो हमारी ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट के लोग हों, ये तमाम के तमाम लोग ज़िम्मेदार हैं। और फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी हम पर भी आती है कि हम लोग गलत बात पर ख़ामोश हो जाते हैं और सही बात जो है वो उसको करने से डरते हैं। अगर ये रवैया हमने ना बदला तो फिर आइंदा भी आप ये तवक्को ना रखें कि कोई ऊपर से ऐसी कोई मखलूक आएगी या कोई गैबी इमदाद आएगी और मुल्क के हालात रातों, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को या इस सिस्टम को हमारे इख्तियार में दे दिया है। हम अगर इसके बारे में अच्छे फ़ैसले करेंगे तो उसका अच्छा रिज़ल्ट निकलेगा। अगर हम अच्छे फ़ैसले नहीं करेंगे तो बाहर से कोई आदमी हमें आकर इसमें से नहीं निकालेगा। पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए आपकी क्या तजवीज़ है? सर, मैं कोई मईशतदान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से ये कह सकता हूँ कि बहुत बुरे हालात हैं इस वक्त। कोई बंदा ईमानदारी से टैक्स देने को तैयार नहीं है और जिनसे टैक्स लिया जाता है उनसे मजबूर होकर वो लोग देते हैं। उसका जो कल्चर डेवलप हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि लोगों को ये यकीन है कि हमारे जो हम टैक्स का पैसा देते हैं वो सही हाथों में नहीं जाता या उसका सही इस्तेमाल जो है वो नहीं हो पाता, इसलिए लोग फिर टैक्स देने से कतराते हैं। अगर लोगों को ये यकीन आ जाए कि हमारा पैसा सही इस्तेमाल होगा, सही जगह पर होगा और उसकी हिफाजत की जाएगी, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा पाकिस्तानी होगा जो टैक्स देने से पीछे हटेगा। उसकी एक छोटी सी मिसाल है, आप किसी गांव में, किसी छोटे शहर में या किसी बस्ती में भी चले जाएं, तो वहाँ पर लोग अपनी मदद आपके तहत ना सिर्फ मस्जिदें बनाते हैं, अपनी मदद आपके तहत बहुत बड़े बड़े काम कर जाते हैं। तो उसमें डिपेंड करता है कि वो पैसे लेकर बनाने वाला कौन है। अगर उसकी ईमानदारी के ऊपर लोगों को कोई किसी किस्म का शक व शुबा नहीं है तो लोग लाखों रुपए देने को तैयार हो जाते हैं, वरना कोई आजकल के दौर में किसी को 5 रुपए देने को भी तैयार नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे ज़िम्मेदारान हैं, हुकूमत वक्त है या जो लोग फ़ैसला करने वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि वो ऐसी लोगों को सामने लेकर आएँ
ऐसे इदारों के अंदर ट्रांसपेरेंटी लेकर आएँ, इदारों के अंदर शफाफियत लेकर आएँ, ताकि लोगों को यकीन आए। लोग इस सिस्टम को यकीन के साथ उसके अंदर पैसा जमा कराएँ, आपके मुआशी हालात ठीक हो जाएँगे। आपकी नज़र में कामयाबी क्या है किस हवाले से, मतलब ओवरऑल? ओवरऑल सर देखें, वैसे तो बीइंग ए मुस्लिम हमारी जो हमारा ईमान है वो ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर जो है वो एक ख़ास मकसद के लिए भेजा है। तो उसमें भी जो चीज़ें हमें मतलब बताई गई हैं, हमारे मज़हब ने सिखाई गई हैं, उसके ऊपर हमारा इबादत के ऊपर तो ज़ोर है कि हम नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात को समझते हैं कि जिसने ये कर लिया वो कामयाब है। लेकिन सर अगर कुरान का मुताला किया जाए तो ये सिर्फ़ इबादत एक पोर्शन है। इसके साथ मामलात भी हैं, इसके साथ आपकी दुनिया के दीगर ज़िंदगी के मामलात हैं। ये सब चीज़ें मिलकर जो है ना वो एक मज़हब की शक्ल इख्तियार करती हैं। तो मेरे ख़्याल में कामयाब इंसान वो है जिसके हमसाये उससे खुश हैं, जिसके दोस्त उससे खुश हैं और जिसके साथ काम करने वाले उससे खुश हैं, और वो अपने आस-पास का, अपने बहन भाइयों का, अपने उनमें तमाम मामलात को अच्छी तरह से लेकर चले, वो कामयाब इंसान है। मुआशी तौर पर तो कामयाबियाँ हम देख सकते हैं कि कोई किस ओहदे पर पहुँच जाता है या कितना पैसा कमा लेता है या कितना, ये वक्ती कामयाबी है। लेकिन आपको आपके जाने के बाद कितने लोग याद रखते हैं, असल कामयाबी ये है। ठीक। सर, आपको टूरिज़्म का कितना शौक़ है? पाकिस्तान के कौन-कौन से शहर अच्छे लगते हैं? आपका पसंदीदा शहर कौन-सा है? सर ये देखें, कौन ऐसा इंसान होगा जिसको इन चीज़ों का शौक़ नहीं होगा। मुझे ये याद है कि मेरा ख़्याल में अभी तक कोई ऐसा साल नहीं आया, कोई ऐसा सीज़न नहीं है जब मैं अपने दोस्तों के साथ या बच्चों के साथ यहीं कहीं प्रोग्राम बना कर ना गया। बाहर तो हम नहीं जा सके इतने ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर शुमाली इलाका जात का मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कोई इलाका नहीं है ऐसा जो जहाँ हम 2, 3, 4 दफ़ा ना गए हों। ठीक। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, खुशकिस्मत मुल्क है कि जहाँ ना सिर्फ चारों मौसम हैं, बल्कि पाकिस्तान के अंदर इतने खूबसूरत इलाके हैं कि अगर हमारी हुकूमतें उनके ऊपर थोड़ा-सा और तवज्जो दे दें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए, तो हम शायद इससे इतना ज़्यादा कमा सकते हैं और पाकिस्तान का इमेज इतना अच्छा हो सकता है कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ठीक है। आपको खानों में क्या-क्या पसंद है? आपकी पसंदीदा डिश कौन-सी है? सर हम देसी लोग हैं, इसलिए देसी खाने पसंद करते हैं और जो मिल जाए वही सब अच्छा है। कोई ख़ास ऐसा, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको कहा जाए कि सिर्फ मुझे ये पसंद है। अच्छा खाना, साफ़ सुथरा खाना और सादा खाना, ये सब पसंद है। ठीक। बार एसोसिएशन मेल्सी की पॉलिटिक्स को किस तरह देख रहे हैं? सर मेल्सी बार इस हवाले से बहुत रिच है, अपने कल्चर के हवाले से और अपना एक ख़ास यहाँ का जो माहौल है उस हवाले से। ये मैं इसलिए तारीफ़ नहीं कर रहा कि मैं मेल्सी बार का हिस्सा हूँ, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये यहाँ पर आने वाले तमाम जज साहिबान जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों से आते हैं, यहाँ पे सर्व करके जाते हैं, तो ये हमने उनकी ज़बानी ये बात मुतअद्दिद बार सुनी। उनके मुताबिक, बाहर से आने वाले लोगों के मुताबिक, मेल्सी बार बहुत एक रिस्पेक्ट करने वाले, बड़े मामला फ़हम और हम्बल किस्म के लोग हैं। मतलब यहाँ हमारे यहाँ बहुत कम ऐसी फ़ज़ा बनी है कि जब कोई लड़ाई झगड़ा या क्लैश टाइप कोई चीज़ जो है ना वो आई हो। हमेशा खुश असलूबी से हमारी जो एग्जेक्टिव होती है वो पहले तो मौका ही नहीं आने देती। दूसरा, हमारी बार के जो आम मेंबरान भी हैं वो भी माशाल्लाह अपने प्रोफेशन के साथ, अपने काम के साथ लगे हुए हैं और अपना बेहतरीन तरीके से जो है मेल्सी बार के जो मामलात हैं वो चल रहे हैं। सियासी तौर पर बहुत मैच्योरिटी आ चुकी है और यहाँ पर जो दोस्त हैं वो इंडिपेंडेंटली फ़ैसला करते हैं और बेहतरीन तरीके से बग़ैर किसी रुकावट के हर साल इलेक्शन होता है और जो हारने वाला है वो जीतने वाले को हार भी पहनाता है, मुबारकबाद भी देता है और पूरा साल इकट्ठे रहते हैं। ठीक। बहुत अच्छे मामलात हैं। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को, वकला बरादरी को आपका क्या पैगाम है? सर मैं सारे पाकिस्तान के भाइयों को, दोस्तों को या अपनी वकला बिरादरी को यही मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम मुसलमान भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं और इस ख़ित्ते के रहने वाले भी हैं। तो ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। इस ज़िंदगी में मामलात बिगाड़ने की बजाय मामलात सुलझाने की तरफ हमें कोशिश करनी चाहिए और जिस हद तक हो सकता है किसी की मदद करने में, अगर हमारी कोई उसमें कोशिश से किसी का मसला हल हो सकता है
तो मेरे ख़्याल में हमें उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी की मदद हो, कर सकते हैं तो करनी चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आपके आने का शुक्रिया सर, बहुत सर मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी, तो नाज़रीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।